कुछ साथियों के मन में सवाल होगा कि सर ये कवर लेटर कैसे तैयार करा जाता है, प्रपोजल हम कैसे रेडी करें। आपको बताया गया था ऑलरेडी, हम अपनी क्लासेस के दौरान लगातार राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध संस्थाओं को भी सिखाते आए हैं लेटर हेड में क्या लिखना होगा। लेटर हेड पर सर सेवा में माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ, विषय फंडिंग एजेंसी के लिए रेफरेंस लेटर प्राप्त करने के लिए, टू रिसीव रेफरेंस लेटर फॉर द टू प्रोवाइड टू फंडिंग एजेंसी, आपको फिर मेंशन कर देना, डियर सर वी आर गोइंग टू सबमिट आवर ग्रांट प्रपोजल इन दिस ग्रांट प्रपोजल सबमिशन कैंप 2023 being organized by the NGO Guru team on 17th or 18th December, right? We want to apply for a project named, उस प्रोजेक्ट का नाम डाल देना है, which has a tendency of the grant proposal amount, जिसकी ग्रांट प्रपोजल अमाउंट की जो टेंडेंसी आपकी, आप 5 लाख का प्रपोजल जमा कर रहे हैं, 10 लाख का कर रहे हैं, 15 लाख का कर रहे हैं, वो आपको अमाउंट मेंशन कर देना है, प्रोजेक्ट का टाइटल मेंशन कर देना है, ठीक है। उसके लिए आपको जो है एक काइंडली अलॉट द रेफरेंस लेटर फॉर द सेम, बस इतना लिखना है, थैंकिंग यू, जैसे आप स्कूलों के अंदर करते थे, ठीक है। बस यूअर्स ओबिडेंटली मत लिख देना, ठीक है, आप महासंघ के अध्यक्ष को लिख रहे हैं, ठीक है, ना कि मुझे, ठीक है, तो वहां प्लीज यूअर्स ओबिडेंटली मत लिख दीजिएगा स्कूल कॉलेज की तरह। चलिए जी, तो आपको जनरल एप्लीकेशन टाइप कर देनी है, हाँ हिंदी में भी लिख सकते हैं कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ, माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ, विषय रेफरेंस लेटर के बारे में। नीचे आपको मेरा श्रीमान जी निवेदन यह है कि मैं आगामी 17-18 दिसंबर को आयोजित होने वाली वर्कशॉप, आयोजित होने वाली ग्रांट सबमिशन कैंप के अंदर अपना प्रपोजल जमा करना चाहता हूं, जिसका विषय और जिसकी अनुमानित जो है फंडिंग राशि नीचे तालिकाबद्ध की गई है। तालिकाबद्ध इन द सेंस, अगर आपके एक से ज्यादा प्रपोजल तो आप नीचे मेंशन कर देंगे, फला प्रोजेक्ट इतने रुपए का, फला प्रोजेक्ट इतने रुपए का, राइट। कृपया संबंधित प्रोजेक्ट के लिए आप हमें जो है रेफरेंस लेटर जो है भेजने का कष्ट करें, और ये जो आपका लेटर है आपको सील साइन करना है, लेटर हेड पर लिखकर स्कैन करना है, स्कैन करके राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का जो मेल आईडी है उस पर ड्रॉप कर देना है। क्लियर है? राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का जो मेल आईडी है उस पर आप ड्रॉप कर दीजिएगा, डाक से नहीं भेजना है, सिर्फ मेल करना है। क्लियर है? और उस लेटर को ध्यान रखिएगा, जब आप आएंगे, जब आप आएंगे कैंप में, तो उस लेटर को, ओरिजिनल लेटर को साथ लेते आइएगा, राइट, क्योंकि आपका डाक से पहुंच चुका, लेकिन वहां से आप जो है साथ लेते आएंगे। सर राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की वही मेल आईडी है जो संबद्ध संस्थाओं ने राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ को ज्वाइन करते समय अपने डॉक्यूमेंटेशन भेजे थे, सेम मेल आईडी पर आपको भेजने हैं, राइट। यहां पर मैं अभी आपको मेल आईडी प्रोवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि गैर संबद्ध संस्थाओं के भी हमें मेल प्राप्त हो जाएंगे। अगर आप संबद्ध संस्थान है और अगर आपको मेल आईडी याद नहीं है, आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं आपको मेल आईडी भेज दूंगा। क्लियर है? से क्लियर इन द चैट बॉक्स। अगर आप संबद्ध संस्थान है और आपको मेल आईडी नहीं पता है, तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा। यहां मैं पब्लिकली इस चैट बॉक्स के अंदर नहीं भेज सकता, क्योंकि जो गैर संबद्ध संस्थान है गलती से उनके लेटर आ जाएंगे, और टीम ने अगर ध्यान नहीं दिया तो पता लगे कि दुनिया को खीर पूरी बट गई, ठीक है, तो ऐसा ना हो। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब आपके मन में जो एक प्रश्न और रहा होगा, भाई हम ये प्रपोजल कैसे लिखें। हमने लगातार प्रयास किया है, पिछले इस वर्ष के दौरान हमने लगातार क्लासेस के माध्यम से आप लोगों को प्रपोजल राइटिंग सिखाई। जिन साथी संस्थाओं ने वो प्रपोजल राइटिंग की क्लास अटेंड की थी उन्हें ऑलरेडी याद होगा। जो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के लाइफ टाइम मेंबर्स हैं, जिन्होंने लाइफ टाइम मेंबरशिप ली थी, जिन्होंने कोर्स एक्सेस ले रखी है, उनके पास एक कोर्स अवेलेबल है आपका मास्टर क्लास का। मास्टर क्लास में आप जाएंगे, वहां पर वीडियोस अवेलेबल हैं आपके पास, वहां से आप देख के, सीख के, और उस हिसाब से अपना प्रपोजल आप लिख सकते हैं। अगर आपके पास, आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध नहीं है और आपके पास लर्निंग प्लेटफॉर्म नहीं है, तो आप हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं। मैं आपको शेयर कर देता हूं, दी एनजीओ गुरु .in पर आपको जाना है। आपको जाना है द एनजीओ गुरु .in पर, मैं आपको चेक करके बता देता हूं आपके सामने लाइव। द एनजीओ गुरु .in पर जाना है। इस प्रकार की आपके पास साइट अवेलेबल होगी। इस साइट के अंदर आप जाएंगे, यहाँ कोर्सेज सेक्शन पर आपको जाना है। कोर्सेज सेक्शन के अंदर जाने के बाद यहाँ पर आपको मास्टर क्लास की ये जो ऑप्शन मिलता है, इसके अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट जो कोर्स और इंटरनेट ट्रेनिंग की जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, उनको आप देखकर सुनकर जो है
अपना ग्रांट प्रपोजल राइटिंग के जो तरीके अब बताए गए थे, सिखाए गए थे, उनको आप सीख सकते हैं। इसके अलावा कुछ नए डाटा को भी जो है अवेल करवा दिया जाएगा, लेकिन अभी नहीं। इसके बाद हमारा पूरा प्रयास है, जो ई बुक्स आपकी जनरेट की जा रही हैं, हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की संबद्ध संस्थाओं को हम कम से कम 270 से अधिक ग्रांट प्रपोजल के फॉर्मेट इस ई बुक के एक चैप्टर के अंदर हम आपको दे सकें। इस ई बुक के अंदर लगभग 182 ना 182 चैप्टर्स डिजाइन किए गए हैं ई बुक के रूप में। उनमें से एक चैप्टर जो है हम इसका भी रखेंगे, ई प्रपोजल सैंपल्स का, राइट। तो आपको प्रपोजल के सैंपल इसमें अलॉट करवाए जाएंगे। अभी ये रेडी नहीं है, ई बुक्स में अभी करीबन 50 चैप्टर्स हमने रेडी किए हैं जो कि कल अपलोड हो जाएंगे, लेकिन उसमें अभी आपके मतलब की कोई चीज नहीं है, इस ग्रांट से रिलेटेड अभी मतलब की कोई चीज नहीं है, राइट। तो फिलहाल आपको जो काम चलाना होगा वो यहां से चलाना होगा, मास्टर क्लास से। आपको मास्टर क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी और मेरा पूरा प्रयास रहेगा, अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो इस आगामी संडे को एक 4 घंटे की पेड वर्कशॉप रख दी जाएगी, मास्टर क्लास रख दी जाएगी। अगर आप लोग कहेंगे कि 4 घंटे की मास्टर क्लास की आपको जरूरत है, तो 4 घंटे की मास्टर क्लास इस आगामी रविवार के लिए आयोजित कर दी जाएगी, जो कि पेड रहेगी, मास्टर क्लास पेड रहेगी। संबद्ध संस्थाओं के लिए मैं प्रयास करूंगा कि 3 दिनों की इंटरनल ट्रेनिंग 8, 9 और 10 तारीख के लिए अरेंज कर दी गई है। 8, 9 और 10 तारीख के लिए संबद्ध संस्थाओं के लिए इंटरनल ट्रेनिंग प्रपोजल राइटिंग पर अरेंज कर दी गई है, जिसमें आप हमारे साथ जुड़कर सीख पाएंगे कि कैसे आपको अपना प्रपोजल लिखना है। और वो क्लास बिल्कुल निःशुल्क है। आपको पता है इंटरनल ट्रेनिंग क्लास राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ संबद्ध संस्थाओं के लिए निःशुल्क रहती हैं। अगर आप मास्टर क्लास को भी अटेंड करना चाहें तो आप पे करके मास्टर क्लास के चार्जेस आप उसको भी अटेंड कर सकते हैं, वो आपकी स्वेच्छा पर निर्भर होता है। जो संस्थाएं राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के साथ संबद्ध नहीं है, वो आगामी रविवार को पेड मास्टर क्लास के दौरान हिस्सा लेकर आप जो है अपना ग्रांट प्रपोजल राइटिंग वहां से सीख सकेंगे, राइट। चलिए जी, अब चलते हैं अपने एफएक्यू सेक्शन की ओर। अब आप अपने अपने सवालों के लिए अपना अपना हैंड रेस कर सकते हैं, चलिए जी, या चैट बॉक्स के अंदर अपना सवाल दे सकते हैं। राजेश दुबे जी, चार्ज क्या होगा? किस चीज का चार्ज सर? मेंशन कीजिए जल्दी से, जल्दी से मेंशन कीजिए। चार्ज किस चीज का चार्ज पूछ रहे हैं आप? ग्रांट प्रपोजल एप्लीकेशन का कोई चार्ज नहीं है, ग्रांट प्रपोजल जमा करने का कोई चार्ज नहीं है, अपॉइंटमेंट का कोई चार्ज नहीं है। इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना है तो बिल्कुल बता दीजिए सर। यहां पर हम तब तक बाकी के प्रश्नों को लेकर चलते हैं। कुछ प्रश्न बीच में भी हमारे पास एंटरटेन कर रहे थे हमें और डिस्टर्ब कर रहे थे, मैं एक बार जल्दी से देख लेता हूं। या फिर जिन भी साथियों ने अपनी गाड़ी वहां आके पार्क कर सकते हैं क्या? बिल्कुल सर, आप आपके गाड़ी के लिए सर देखिए वहां 15-20 मिनट के लिए आपको स्टे मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है 15-20 मिनट के लिए आप सड़क पे खरीदारी के समय गाड़ी लगा देते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पार्किंग की व्यवस्था वहां अवेलेबल है वैसे। ठीक है जी। हम खुद साइन अथॉरिटी हैं, डायरेक्टर हैं, क्या हमारे साइन चल जाएंगे? सर डायरेक्टर को कभी साइन नहीं करना चाहिए, पता है आपको। डायरेक्टर और जो अध्यक्ष होता है ना, उसको कभी साइन नहीं करना चाहिए। आप भले ही अपनी संस्था के अंदर डायरेक्टर हैं, लेकिन आपने अपने एनजीओ दर्पण पोर्टल में किसी को अध्यक्ष, किसी को कोषाध्यक्ष और किसी को सचिव दिखाया होगा ना, तो जिसको सचिव दिखा रखा है ना उसके साइन करवाइएगा। चलिए जी, आई थिंक सो ये दोनों वहां से क्लियर हो चुके हैं। सर ग्रांट प्रपोजल 1.5 CR का बना है, इज देयर एनी लिमिट फॉर इट? सुशील कुमार सिसोदिया जी, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, देखिए ये विषय बड़ा सही मुद्दा दिया इन्होंने। होता क्या है, हम लोगों ने अपने पिछले 10 साल के रिकॉर्ड में कभी 1.5 करोड़ देखे नहीं होते हैं, और हम प्रपोजल बना के भेज देते 1.5 करोड़ का। चांसेस नील बटे सन्नाटा, ध्यान रखिएगा। लोअर इज द ग्रांट अमाउंट, हायर आर द चांसेस ऑफ एक्सेप्टेंस। जितना आपका अमाउंट लो होगा उतने आपके एक्सेप्टेंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम कितना अमाउंट का प्रपोजल बनाएं, ये बड़ा विषय वस्तु आती है। उसके लिए करना है क्या, एक फार्मूला नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से लिखिए, जल्दी से लिखिए। आपकी जो टोटल टर्नओवर है,
ध्यान दीजिएगा, आपकी टोटल टर्नओवर, मान लीजिए इस साल आपकी टर्नओवर, आपकी जो ऑडिट गई है वो गई है 10 लाख की। कितने की गई है? 10 लाख की। इससे पिछली साल आपकी ऑडिट गई थी 8 लाख की। उससे पिछली साल यानी कि पिछले 3 साल के अंदर आपकी ऑडिट गई है 6 लाख, 8 लाख और 10 लाख की। पिछले 3 साल में आपकी ऑडिट कितनी गई है? 6 लाख, 8 लाख और 10 लाख की। तीनों को टोटल कर दीजिए, कितना हुआ? 10 और 8 18 और 6 24। अब इसको 3 साल यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स से, 3 साल के जोड़े थे ना हमने, 3 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आया? 8। तो आपका प्रोजेक्ट 8 लाख से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ये मैं एक जनरल कैलकुलेशन बता रहा हूं जो एक बुद्धिजीवी व्यक्ति यूज करता है वाइल सबमिटिंग द प्रपोजल। बाकी आप लिमिट कोई नहीं है सर, आप चाहे 1500 करोड़ का ले आइएगा, फिर हम एक काम करेंगे, एक सरकार बनवा देंगे आपकी, तो और बेस्ट रहेगा। मतलब लिमिट सोचा करो यार, आप क्या प्रोजेक्ट देने जा रहे हो, आपकी खुद की वर्थ क्या है। मैं प्लीज, जो भी साथी है बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता आपकी ऑडिट्स वगैरह कितने की हैं, लेकिन मैंने आपको एक आइडिया बता दिया है। 3 साल के ऑडिट को कैलकुलेट कर लीजिएगा, उसको डिवाइड बाय 3 कर लीजिएगा, उसके हिसाब से अपना प्रपोजल दे। बेवजह के लंबे फर्रे बनाने में या चिट्ठे बनाने में कोई फायदा नहीं है। आपका जो भी आप बजट बनाए वो साल का बनाइए, केवल 1 साल के खर्चे का, 2-3 सालों का मत बनाइएगा, ठीक है। सर ग्रांट प्रपोज, मेरा 1280 का प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, क्या हम प्रपोजल दे सकते हैं? सर प्रपोजल आप दे सकते हैं इन केस ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल। अगर फंडिंग एजेंसी आपसे कहती है कि भाई आप जो है अपना परमानेंट लेकर आइए, तो उनके एक्सेप्टेंस लेटर को आप जो है आधार बताकर तुरंत अप्लाई कर सकते हैं। इससे में आपको जल्दी से जल्दी मिल भी जाता है। अगर आपके पास किसी फंडिंग एजेंसी का एक्सेप्टेंस अवेलेबल होता है, तो आप जब अपनी फाइल लगाते हैं प्रोविजनल रहते हुए परमानेंट के लिए, तो ऐसे में उसको आधार मानकर बहुत जल्दी आपकी पास भी हो जाती है, ठीक है। तो आपके पास प्रोविजनल है, परमानेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज के समय में मोर देन 80% एनजीओ के पास प्रोविजनल ही है, परमानेंट बहुत कम के पास है। एक्चुअल वी आर अप्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, कोई दिक्कत नहीं सर, आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, कोई समस्या नहीं। मैंने आपको बता दिया, आप अपने बजट के हिसाब से आप बनाइए। आप कुछ संस्थाएं कहेंगी सर हम तो अभी 6 महीने पुराने हैं, या हम 1 साल पुराने हैं, हमारी 1 साल की जो ऑडिट है वो 2 लाख रुपए की है। तो ठीक है, आपका प्रोजेक्ट बजट जो है 2 लाख से कम का रखिए, 2 लाख तक रखिए, उससे ज्यादा मत जाइए। आपके पास ऑडिट अगर 2 लाख की है, पहला साल है आपका, 2 लाख की ऑडिट है, तो 2 लाख से ऊपर का मत बताइए बजट आप, ठीक है। आपकी ऑडिट आपके पास 2 साल की है, 3 और 2 यानी कि एक 3 लाख की, एक 2 लाख की, 5 लाख हुआ, 5 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आया? 2 साल है ना, 3 और 2, एक साल में है 3 लाख की, एक साल में 2 लाख की, आप दोनों को प्लस कर दीजिए, कितना हुआ? 5 लाख। 5 लाख को 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 2 साल भी जोड़े ना आपने, कितना आया? 2.5, यानी कि आपका प्रपोजल फिर भी 2.5 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए, राइट। प्रपोजल अमाउंट लिमिट क्या है? कोई लिमिट नहीं है सर, आपको मैंने बता दिया, क्लियर कर दिया है। मास्टर क्लास का चार्ज, सर मास्टर क्लास का चार्ज अभी डिसाइड नहीं है, कल जब मास्टर क्लास डिसाइड की जाएगी तो आपको बता दिया जाएगा। हालांकि मास्टर क्लास के चार्जेस हमारे कभी भी इतने ज्यादा नहीं रहते हैं, नॉर्मली 99 रुपए, 199 रुपए, 499 रुपए, 999 रुपए, इससे ज्यादा नहीं होता कभी भी, ठीक है। ये एक जनरल चार्जेस होते हैं, जो कि 4 घंटे की मास्टर क्लास होती है। तो आपके जो है डिपेंड अपॉन द टॉपिक, अगर यही मास्टर क्लास की जगह इंटरनल ट्रेनिंग होती 4 से 5 दिनों की, जो हमने पीछे की थी, तो इंटरनल ट्रेनिंग जो 4 से 5 दिन की होती है प्रपोजल राइटिंग की, उसका चार्ज जो है 2,999 रुपए, 3,999 इस टाइप के होते हैं। लेकिन ये मास्टर क्लास दी जाएगी आपको सिर्फ एक संडे की, तो उसका चार्ज जो है 199, 299, 99 रुपए, 9 रुपए या 999 रुपए, कुछ भी हो सकता है। वो अभी डिसाइड नहीं है सर, मैं उसके लिए अभी कंफर्मेशन नहीं दे सकता आपको। मेरा 1280 का प्रोविजनल है क्या? हम सर बता दिया मैंने आपको, प्रपोजल 1280 जिनके पास प्रोविजनल है, सबके पास प्रोविजनल ही है, ठीक है जी। 2021 से सबके नए बने हैं, सबको 3 से 4 साल के मिले हुए हैं, सबके पास ही प्रोविजनल है, तो आप अलग नहीं है। स्पाइरल बाइंडिंग करके इंडेक्स में लगा सकते हैं, बिल्कुल सर, आप स्पाइरल बाइंडिंग करके इंडेक्स में लगा सकते हैं, ये चलेगा आपका, कोई दिक्कत नहीं। एवरेज टर्नओवर ऑफ लास्ट ईयर इज 75 लाख। सर लास्ट ईयर की 75 लाख है। इसके अलावा जो पिछले 2 साल की और है, वो दोनों को आप एक बार ना टोटल को जोड़ के फिर आप एवरेज लगाइएगा। सर मास्टर फाइल तो इंडेक्स फाइल में सबमिट करेंगे, बट व्हाट अबाउट रिमेनिंग 2 जेरोक्स कॉपीज इन विच फाइल? सर आपकी तीनों सेट इसी में होने चाहिए, इस फाइल के अंदर। ये आपकी देखिए, यहां पर ये आपकी 3 फाइलें, मान लीजिए आपने ये 3 फाइलें रेडी की हैं, राइट, 1, 2 और तीसरी कहां चलेगी भाई? अच्छा, मान लीजिए आपकी 2 या 3 फाइलें हैं, ठीक है। ये दोनों और तीनों फाइलें जो आपकी रहती हैं, वो आपको इस
इंडेक्स फाइल के अंदर आपकी 2-3 जो भी फाइलें हैं, ये देखिए मेरे पास ये 3 फाइलें हैं, मान लीजिए इनके अंदर मैंने अपने अपने डॉक्यूमेंट जो है सेट कर दिए हैं। अब आपको मेरे ख्याल से और ज्यादा क्लियर हो जाए, मैं थोड़ा सा और पीछे हो जाता हूँ। ये लीजिए, ये आपके पास मान लीजिए 3 फाइलें हैं, इन तीनों में आपके डॉक्यूमेंटेशन है। अब आपको करना क्या है, इन तीनों फाइलों को इसके अंदर जो है व्यवस्थित करके आपको हमें देना है। और ध्यान रखिए, ऐसा व्यवस्थित कीजिएगा कहीं लाते या ले जाते समय इनमें से फाइल निकल कर ना गिर जाए। इज इट क्लियर? कहीं ले जाते या लाते समय इनमें से फाइल निकलकर ना गिर जाए, या इनमें से डॉक्यूमेंट निकलकर इधर उधर ना भाग जाए। तो उनको पंच करना है, या उनको धागे से बांधना है, या छेद करके उनमें जो भी आपको कलाकारी करनी है वो आपके ऊपर है। मैंने सिर्फ बता दिया आपको, ना तो फाइल भागनी चाहिए ना डॉक्यूमेंट भागने चाहिए उसके अंदर से। जालौन से आ रहा हूं भादुगढ़ तक, बस से आना है, बस से कैसे आए? जालौन, जालौन डिस्ट्रिक्ट कहाँ हुआ ये? महाराष्ट्र से? जालौन महाराष्ट्र है ना शायद सर, कंफर्म कीजिएगा। नहीं, यूपी मध्य में है प्रदेश। सर। मध्य प्रदेश। अच्छा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जालौन। डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ता है सर? डिस्ट्रिक्ट जालौन ही होगा इनका। आसपास का कोई और एरिया सर? झांसी वगैरह आप जहां से भी आते, देखिए झांसी वगैरह अगर आपका आसपास है तो वहां से दिल्ली की डायरेक्टली बस आती है, दिल्ली एसबीटी की डायरेक्टली बस आती है, राइट? तो दिल्ली तक आप बस में आएंगे, और दिल्ली बस जैसे ही आपको उतारती है, वहां 17 और 18 नंबर जो बना हुआ है बस का ही, वहां से आपको बहादुरगढ़ रोहतक की तरफ जाने वाली बसें मिल जाएंगी। आप उसमें बैठेंगे, 18 रुपये कुछ किराया है, वो आपको बहादुरगढ़ उतार देगी, राइट? अगर बाया बस आ रहे हो तो। ऑलरेडी वर्क इन हैंड 5 CR प्लस, दैट्स व्हाई आई आस्क प्लीज डोंट। नहीं नहीं सर, माफी चाहूंगा। देखिए मैं बताया ना कि मुझे नहीं पता था कि आपका प्रोफाइल क्या है। सिर्फ मैंने जनरली बताया, क्योंकि मैं पिछले 4 सालों से ये चीज फेस करता आ रहा हूँ कि हमारी जो संस्थाएं हैं, उनकी बजट प्रोफाइल जो होता है ना, ऑडिट जो होती है सर, वो होती है 1.5 लाख रुपए की। और साहब प्रोजेक्ट जमा करते हैं 180 करोड़ का। बात को समझिएगा, मैंने उनके लिए कहा सर, ना कि आपके लिए। सुशील कुमार सिसोदिया जी, मैं आपसे नहीं कहा सर, मैंने सबको इंट्रोड्यूस कहा है कि भाई जो लोग इस टाइप की करते हैं ना, उनके लिए बताया सर। आपको देखना है कि आपका वर्द क्या बन रहा है, उसके हिसाब से आपने अमाउंट को घटा बढ़ा लीजिएगा। और कोशिश कीजिएगा जो वर्द आप दे रहे हैं ना, 100 करोड़ की, 5 करोड़ की, 2 करोड़ की, 10 करोड़ की, जो भी आप फाइल बना रहे हैं, वो आपको बजट 2-4 साल, 10 साल का या पूरे प्रपोजल का नहीं देना होता, 1 साल का खर्चा देना होता है। यहां पर बात की जाएगी सिर्फ 1 साल के बजट की। आप वृद्धाश्रम बना रहे हैं, लगातार 3 साल खर्च होगा उसमें, नहीं। अभी आपको बजट देना सिर्फ 1 साल का। क्लियर है? क्लियर है सर? ऑडिट नहीं होगा तो सर, ऑडिट होना ना होना आपके हाथ में। देखिए डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होंगे, आपकी संस्था 5 साल पुरानी और आपको सर ऑडिट नहीं है हमारे पास, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, आप समझ सकते हैं। कल को फंडिंग एजेंसी ने आपको सेलेक्ट कर लिया, फिर वो कहेगी भाई ऑडिट लेकर आओ, तब क्या करोगे आप? आपकी संस्था 3 साल पुरानी है, 2 साल पुरानी है, 4 साल पुरानी है, और आपने अभी फाइल के अंदर ऑडिट लगाई नहीं, और संस्था ने, अगर कंपनी ने आपका प्रोफाइल एक्सेप्ट कर लिया और फिर अब आपसे कही भाई ऑडिट लेके आओ, फिर क्या करोगे आप इमीडिएटली? तो अगर ऊपर आपके ऊपर ऑडिट की लायबिलिटी बनती है तो लगाइए। अगर आपकी संस्था नई है, आपके ऊपर ऑडिट लागू ही नहीं हुई थी अभी, तो कोई दिक्कत नहीं है, मत लगाइए। सर बहादुरगढ़ में होटल्स नहीं कह सकता मैं, जिन्हें हम कहते हैं ना लॉज टाइप की, क्योंकि ये एक सिटी है, मतलब कस्बा है एक तरीके का, तो हम होटल नहीं कह सकते। खैर होटलों से कम भी नहीं, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है। लेकिन दिल्ली से सटा हुआ है सर, आप निश्चिंत रहें, ठीक है। आपको अगर यहाँ के होटल्स या ऐसी चीजें पसंद ना आए तो आप दिल्ली जा सकते हैं, क्योंकि 20 मिनट के अंदर आप दिल्ली पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं कि दिल्ली सिर्फ आपका नई दिल्ली होता है। यहाँ से आप जैसी 20 मिनट की दूरी तय करते हैं, तो आप दिल्ली के ऐसे एरिया में पहुंच जाते हैं जहां पर होटल और पब्स और क्लब्स किसी चीज की कमी नहीं है, राइट? तो 20 मिनट की दूरी पे सब कुछ अवेलेबल है सर, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर होटल बहादुरगढ़ में पसंद है, बहादुरगढ़ में आप स्टे कर सकते हैं, आपको बाहर पसंद है बाहर स्टे कर सकते हैं। ऑडिट रिपोर्ट नहीं होगा तो सर मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, अगर आपके पास, आपके ऊपर लाइबिलिटी बनती है तो लगाइए, नहीं बनती है तो कोई दिक्कत नहीं। नील टर्नओवर फ्रॉम द लास्ट 3 ईयर्स। सर लास्ट 3 ईयर में आप नील टर्नओवर कर रहे हैं तो यकीन मानिए कि आपका प्रोजेक्ट फिर नील का बनाकर भेजिए। आप टर्नओवर नील की बना रहे हैं पिछले 3 साल से, यानी कि आपने ना कुछ लिया ना कुछ खर्च भी नहीं किया। सर ऐसा कौन करता है? इस संस्था को बंद कर दीजिए सर, फिर कोई फायदा भी नहीं होगा आगे। जिन भी साथी का ये प्रश्न है कि जिनकी टर्नओवर 3 साल से नील है, जीरो टर्नओवर की फाइल कर रहे हैं, आईटीआर नील है, वो अलग चीज है।
समझना पहले, कहीं ऐसा ना हो आप आईटीआर का अमाउंट बताया। आईटीआर तो दुनिया की नील होती है, जिनकी करोड़ की ट्रांजेक्शन उनकी भी आईटीआर नील की हो जाती है, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन अगर आपकी ऑडिट आप नील की करवा रहे हैं, जीरो की फाइलिंग करवा रहे हैं ऑडिट की, तो गलत है। एड्रेस, सर जब आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाते हैं तो आपको बकायदा एक स्लॉट दिया जाता है, ठीक है जी। आपका स्लॉट बुक हो गया है, आपके पास 12 तारीख को और 15 तारीख को वाया मैसेज जो आप हमें नंबर लिखवाएंगे उस नंबर पर, और बीच में आपको एक फॉर्म दिया जाए। जब आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा चुके होते हैं, आपके पास एक फॉर्म जाता है, उस फॉर्म में आप अपनी मेल आईडी भरते हैं, उस मेल पर भी आपका अपॉइंटमेंट स्लॉट, संबंधित पीडीएफ जो आपको दिखाई गई है ये भी मिलेगी आपको। आने जाने का पूरा गूगल मैप की लोकेशन सहित आपको सारी चीज मिलती है, निश्चिंत रहिए, ठीक है। सर क्या आज की मीटिंग की रिकॉर्डिंग मिल सकती है? सर ये कल अपलोड हो जाएगी, निश्चिंत रहिए। 0.9 मंथ होल्ड, ठीक है सर, आप 0.9 मंथ होल्ड हैं। आप अपना बजट वाली फाइल मत लगाइएगा, राइट। आप एसेट्स वाली एप्लीकेशन लगाइएगा, यानी कि आप कुछ काम करना है उसके अंदर जो जो सामान आपको चाहिए, आप सामान की डिमांड कर सकते हैं, बजट के लिए डिमांड मत कीजिएगा अगर आपकी संस्था नई है तो, राइट। बहादुरगढ़ में आने के बाद कहाँ जाना है, मेन ऑफिस अपना कहाँ? सर सारी चीजें आपको भेजी जाएंगी। सर क्लियर दिस सेकंड लास्ट टॉपिक इन डॉक्यूमेंटेशन चेकलिस्ट। डॉक्यूमेंटेशन चेकलिस्ट के अंदर सेकंड लास्ट पॉइंट, लेट मी चेक सर, लेट मी चेक द सेकंड लास्ट पॉइंट, आप किसके बारे में कह रहे हैं? सर सेकंड लास्ट आपका बैंक खाते का प्रूफ देना है। अगर आपके पास बैंक खाते की कॉपी है ना, उसकी फोटोकॉपी दे दीजिएगा, ठीक है जी। ये जनरल सी चीज है। अगर आपके पास बैंक का खाता आपका करंट है तो वहां से स्टेटमेंट निकलवा लीजिए, एक 3 महीने वाली, 6 महीने वाली, वो आपका प्रूफ हो जाएगा, जिस पर आपके संस्था का खाता नंबर, आईएफएससी कोड वगैरह वगैरह लिखे होते हैं ना, बैंक की सील लगी होती है। या फिर बैंक एक मैंडेट फॉर्म भी देता है आपको अलग से, कोई भी चीज, कोई भी एक चीज आप जमा करवा सकते हैं, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सारी चीजें देनी है, कोई भी चीज आपके पास कैंसिल चेक है, आप कैंसिल चेक दे दीजिएगा, ठीक है जी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आपके लिए क्या सुटेबल रहता है। सेकंड लास्ट पॉइंट डॉक्यूमेंटेशन चेकलिस्ट हो गया सर। सर इंडेक्स फाइल का साइज का एक प्रपोजल बनेगा तो? सर अगर इंडेक्स फाइल की साइज का अगर आपका एक प्रपोजल बन रहा है तो आप आप इस प्रकार की सर 3 खरीद लीजिए। सर इंडेक्स फाइल की साइज की अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन बन जाते हैं तो आप 3 इंडेक्स फाइल में एक अपना प्रपोजल जमा करेंगे। आपको एक से ज्यादा प्रपोजल लेके आना है तो आप सर 6 फाइल जमा कर दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बैंक स्टेटमेंट, सर बैंक स्टेटमेंट नहीं, मैंने बताया आपको कि आपके पास बैंक का जो प्रूफ होता है कि आपका खाता किस बैंक में है संस्था का, वो। ब्रांच ट्रांजेक्शन कोई जरूरी तो नहीं सर, कोई जरूरी नहीं है सर। बैंक ट्रांजेक्शन कोई जरूरी नहीं है कि आपके खाते में क्या लेन देन है, उससे मुझे मतलब नहीं है। मैंने क्या कहा आपसे, वो सिर्फ इसलिए मांगी जाती है, उस पर आपकी एक संस्था का नाम होता है, अकाउंट नंबर वगैरह मेंटेन होता है, इसलिए मांग रहा हूँ। अदरवाइज उसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपके पास पासबुक है तो उसकी फोटोकॉपी आप भेज सकते हैं। मेरा 3 ईयर एवरेज टर्नओवर 40 लाख, सर बहुत अच्छी बात है, आप बिल्कुल अपनी फाइल लगाइएगा। थैंक यू सर। सर हम बजट और एसेट्स के लिए आवेदन कर सकते हैं? बिल्कुल सर, आप बजट और एसेट्स दोनों के लिए आवेदन कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जिनके टर्नओवर्स वगैरह ठीक ठाक हैं, आप बजट एसेट्स एसेट्स कुछ भी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। ईसीएस फॉर्मेट, सर कोई ईसीएस फॉर्मेट नहीं है अलग से, कोई ईसीएस फॉर्मेट नहीं है अलग से। नहीं तो बैंक में ईसीएस फॉर्मेट दे देते हैं नहीं नहीं सर, अगर ईसीएस फॉर्मेट अलग होता है। हाँ, बैंक डिटेल्स वगैरह रहता है सर रहता है उसमें। सर बैंक मैंडेट फॉर्म अलग होता है, ईसीएस फॉर्मेट को अलग माना जाता है, ध्यान रखिए। ईसीएस ओके। फॉर्मेट हम देते हैं जो हम जब ईएमआई वगैरह कटवाते हैं ना अपनी किसी बैंक, कहीं से आप लोन ले रहे हो, है ना, तो उसके लिए मांगा जाता है ईसीएस फॉर्म। ईसीएस फॉर्म इज डिफरेंट फ्रॉम द मैंडेट फॉर्म। नहीं दादा, अभी हमारे मेरे बैंक में ईसीएस फॉर्मेट है, उसमें बैंक डिटेल्स मतलब मेरा। मैंने बताया सर, होती है उसमें भी, ओके ओके है, ओके। लेकिन अगर आप बैंक से ईसीएस फॉर्म कहकर लेकर आएंगे ना तो उसकी हाँ यहाँ कोई हाँ। वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो ओके पड़ता, वो उसकी जरूरत पड़ती है फाइनेंस वालों को। ओके ओके फाइन। हमें जरूरत होती है मैंडेट फॉर्म की, ठीक है ओके। जी। होती डिटेल सर उसमें भी आज वही है, मैं मानता हूँ, उस बात को सर डिनाई नहीं कर रहा हूँ। सर ग्रुप में शेयर कर देंगे मैंडेट फॉर्म ना, आज ग्रुप में शेयर सर कर मैंडेट देंगे। फॉर्म की आवश्यकता नहीं है, बैंक का कोई भी प्रूफ आप ले आइए, क्योंकि सर हाँ इनको जितना चक्कर में आप डाल देंगे ना, इनसे फिर कुछ नहीं होगा, ठीक है। बैंक में जाना, उनसे पूछना मैंडेट फॉर्म, वो अपने आप देंगे आपको। एक्टिविटी का फोटोग्राफ्स भी,
सर एक्टिविटी की फोटोग्राफ आपके एक्टिविटी प्रोफाइल के अंदर होनी चाहिए, अलग से फोटो मत लेके आइएगा। हाउ टू प्रिपेयरिंग प्रोजेक्ट, सर ऑलरेडी बता चुका हूँ ऑलरेडी कि हम सिखा चुके हैं। आप चाहे तो वहां से मास्टर क्लास आपकी जो क्लास का जो कोर्स है वो परचेज कर सकते हैं जाकर। जिनका भी ये प्रश्न है, प्रभाकर कामले जी, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ऑलरेडी हम अपनी संस्थाओं को लगातार क्लासेस के माध्यम से सिखाते आए हैं कि कैसे आपको अपना जो है ग्रांट प्रपोजल लिखना होता है। अगर आपको भी उससे संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो यहाँ पर इस कोर्स में आपको वो सारी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। मास्टर क्लास वाले इस कोर्स के अंदर वो सारी रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाती हैं, जिसमें हमने प्रपोजल राइटिंग सिखाई हुई है। देखिए यहाँ पर, देखिए इंटरनल ट्रेनिंग से रिलेटेड सारी वीडियोस हैं, राइट। मास्टर क्लास से रिगार्डिंग जो है सारी वीडियोस हैं। तो इन्हीं वीडियोस के अंदर जो है वो सारी चीजें सिखाई गई हैं। आप यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। प्रपोजल राइटिंग से संबंधित कुछ वीडियोस हमने अपने चैनल्स पर भी अपलोड कर रखी हैं, आप वहां जाकर भी जो है उनसे सीख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाउ टू प्रिपेयर प्रोजेक्ट हो गया है। हाउ टू सॉरी, सेक्शन 8 कंपनी का है, इसके रिगार्डिंग टर्नओवर 0 है क्योंकि ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन पर्सनली यूज किया है। अब सर आपने क्या किया है क्या नहीं किया है, खैर मुझे आप कभी हम फुर्सत में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। कोई गूगल ड्राइव में फोटो के लिए बात कर रहे थे। सर गूगल ड्राइव में फोटो ऑलरेडी हमने मीटिंग के अंदर बताई हुई है। गूगल ड्राइव में फोटो के बारे में हमने ऑलरेडी बताया हुआ है। आपको अपने गूगल स्क्रीन शेयर हो रही है सर मेरी? यस दादा। आपको मान लीजिए अपनी ज़्यादा फोटो हैं आपकी, तो करना क्या है, आपको यहाँ जब आप अपनी मेल आईडी से लॉगिन होते हैं, यहाँ पर अपनी मेल आईडी से लॉगिन होना चाहिए। यहाँ पर आप जाते हैं, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है ड्राइव का, राइट सर। मुझे बता दीजिएगा क्या नाम है। ऊपर है दादा। ये नहीं नहीं नहीं, ऊपर। जीमेल के नीचे तक कॉन्टेक्ट है। अभी थोड़ा ऊपर ले लो दादा। हाँ, ड्राइव यहाँ पे कॉन्टेक्ट बाजू है, देखो, ड्राइव ड्राइव ड्राइव। ये ड्राइव ना, वही तो हाँ, कह रहा यस हूँ। यस। हाँ तो। जी, गूगल ड्राइव के अंदर हम गए, राइट। आपके जो भी फोटोज का जो फोल्डर बना हुआ हो, यहाँ न्यू पर क्लिक करना है। फाइल अपलोड, अगर आपको फाइल्स अपलोड करनी, फाइल अपलोड कर दीजिए। आपको फोल्डर अपलोड करना है, फोल्डर अपलोड कर दीजिए। अपना फोल्डर अपलोड कीजिए। यहाँ से जो भी आप फोल्डर अपलोड करेंगे, ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एनजीओ वेबिनार किया था, ये फाइल थी मेरे पास, मैंने इसको यहाँ पर अपलोड किया है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे शेयर का बटन देना है और शेयर पर क्लिक करना है। यहाँ से मैं अपने लिंक को कॉपी कर सकता हूँ, राइट। ये यहाँ से लिंक आ गया मेरे पास, कॉपी रिस्पॉन्डर लिंक, राइट। और इस प्रकार से आप इस लिंक को वहां पर जो है लगा सकते हैं। आई थिंक सो, ये क्लियर है ना सर, वाग एजुकेशन फाउंडेशन यही होता यस है। दादा। यस दादा, यस दादा। आपको यहाँ पर आना है, न्यू पर जाना है, फाइल अपलोड या फोल्डर अपलोड करना है। और यहाँ पर जब वो फोल्डर का नाम यहाँ पर दिखाने लगे आपको, राइट, यहाँ पर आपको आपके फोल्डर का नाम दिखाने लगे, जैसे वेब मास्टरी का मेरा कोर्स है जो उसके फोल्डर बना हुआ है, यहाँ पर मैं जाऊँगा और इसको जो है मैं यहाँ शेयर का ऑप्शन दबाऊंगा और यहाँ पर कॉपी लिंक का ऑप्शन, नहीं वैसे कॉपी लिंक का ऑप्शन दे नहीं रहा इसमें। नहीं दादा, वो पीडीएफ इमेज फाइल रहता है ना, ये अच्छा आपका। उसको देता है, अच्छा 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 हाँ अच्छा। दादा। अच्छा इसको देगा है ना। ये देखिए बेटर जैसे और। इमेज है, ये इमेज है, कॉपी लिंक, ये आ गया, ये मेरा लिंक बन गया है। मैं यहाँ पर कॉपी करूंगा तो मेरे पास जो है वो ड्राइव मेरा खुल जाएगा, ठीक है जी। सभी को वाइट, बेटर एक पीडीएफ फाइल बना के कॉपी लिंक किए तो बेटर हो जाएगा दादा। हाँ जैसे अभी सर्टिफिकेट आपको दिख रहा होगा, ये वाइट ग्रे, मैंने लिंक कॉपी किया, मैं यहाँ पर पेस्ट करूंगा, पेस्ट एंड गो टू ड्राइव। जैसे ही मैं पेस्ट ड्राइव पर जाऊंगा, ये सर्टिफिकेट यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएगा, दैट्स इट, राइट। तो इस टाइप से आप जो है इसको अपलोड कर सकते हैं। चलिए जी, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रपोजल के साथ प्रीवियस सैंक्शन लेटर, हाँ बिल्कुल आप लगा सकते हैं सर, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, प्रीवियस सैंक्शन लेटर हुए आपके, या जो भी आपके पास, मैंने बताया एडिशनल डॉक्यूमेंट की कोई कमी नहीं है, एडिशनल डॉक्यूमेंट आप सब लगा सकते हैं। श्री विद्या एजुकेशन, सर यहाँ पर अपलोड मत कीजिए प्लीज, ये पर्सनल चीजें मीटिंग में अपलोड करने की नहीं होती हैं। 6 महीने हुए हैं, कोई गतिविधि नहीं की है, क्या फाइल लगा सकता हूँ? बिल्कुल नहीं लगा सकते सर, जब कोई गतिविधि नहीं की है तो फिर फाइल क्यों लगाएंगे आप?
और राशन कार्ड थोड़े है कि पीले राशन कार्ड पे राशन बट रहा है। ठीक है जी, संस्था में काम करना होता है सर। बंद कर दीजिए उसको अगर 6 महीने खोलने के बाद भी आपने काम नहीं किया है तो। सर मेरी एनजीओ इस दिसंबर 2019 दिसंबर 29 को 1 साल होगा। मेरी ऑडिट रिपोर्ट और आईटीआर दोनों करवाए हैं, तो बजट लिख सकते हैं ये एसेट्स ही होगा। सर आपने 31 मार्च 2000, देखिए 29 दिसंबर को आपकी संस्था को 1 साल पूरा होगा, यानी कि आपने लास्ट ईयर 29 दिसंबर को आपकी संस्था रजिस्टर्ड हुई थी 2022 में, तो आपने 31 मार्च तक की एक ऑडिट करवाई होगी, राइट? तो आप अपना 2 लाख तक का प्रपोजल लिख के भेज सकते हैं। सर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट डिटेल्स और सेंशन प्रोजेक्ट सीएसआर रिलेटेड वो अटैच कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। मैंने बताया एडिशनल जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए जी, आई थिंक सो सभी के प्रश्न पूरे हो चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। सर आपका जो भी प्रश्न है चैट बॉक्स के अंदर लिख दीजिए। मुजाहिद आलम जी, आपका जो भी प्रश्न है चैट बॉक्स के अंदर लिख दीजिएगा प्लीज। चलिए जी, आई थिंक सो सभी के प्रश्न जो है अब यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो जानकारी दी गई है आप इसका भरपूर से भरपूर फायदा उठाएंगे। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के जो चैनल हैं, यूट्यूब चैनल हैं, उस पर भी बहुत सारी वीडियोस आपको जो है मिल जाएंगी प्रपोजल राइटिंग से रिगार्डिंग और सब चीज़ों से रिगार्डिंग। तो आप उनको देखकर भी जो है अपने जो भी तैयारियां करनी है आप कर सकते हैं। अकाउंट से कोई भी काम नहीं हुआ, सर नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे आपकी गलती है, ये अकाउंट आप यूज नहीं कर रहे हैं वो आपकी गलती है, लेकिन चोर आजमाइश करते रहना चाहिए। ठीक है जी, आप सिर्फ सोच के बैठे हो कि मेरे सिर्फ अकाउंट में दिक्कत है, क्या पता कुछ और दिक्कतें भी निकल आए, है ना? तो ट्राई करते रहिए। चलिए जी, मैं अब इस मीटिंग को जो है माननीय अध्यक्ष महोदय महोदय जी को जो है हैंड ओवर करना चाहूंगा कि वो अपने शब्दों के साथ इस मीटिंग को जो है एंड की ओर लेकर चलें। माननीय अध्यक्ष महोदय, ओवर टू यू सर। थैंक यू सर। सभी साथियों को नमस्कार। देखिए साथियों, आज आपने देखा कि जो हमारी 17 और 18 दिसंबर को एक महाकुंभ होने जा रहा है प्रपोजल सबमिशन का। उसमें बड़ी बड़ी एनजीओ, अभी आपने सिसोदिया जी को सुना होगा। सिसोदिया जी पूरे महाराष्ट्र में जल मिशन पे काम कर रहे हैं। सिसोदिया जी हैं, कृष्ण खरब जी हैं, सिन्हा एजुकेशन फाउंडेशन है, सिन्हा एजुकेशनल एटा कासगंज वाले, बहुत बड़ी बड़ी एनजीओ हमारे साथ हैं। इनका बहुत अच्छे टर्नओवर है। सिसोदिया जी का बहुत अच्छा टर्नओवर है। पूरे महाराष्ट्र में जल शक्ति मिशन पे बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो क्योंकि मैं इनसे पर्सनली भी मिला हुआ हूँ, बाकी और जो आप सब लोगों को जानकारी दी गई है। और अब सबसे बड़ी बात है ना कि सर लोग छोटी छोटी बातों को पूछ रहे हैं। जैसे अभी आईटीआर वो कह रहे हैं कि भाई हमारी जीरो है। भाई आईटीआर तो सबमिट जीरो ही होती है। आपने बैलेंस शीट जीरो की तो किसी सी के कोई सीए बनाएगा नहीं सर। बैलेंस शीट वगैरह कुछ नहीं बनाएगा। और जिन साथियों ने अभी तक, मेरा सभी साथियों से आग्रह है कि देखिए आप दिल्ली आ रहे हैं, आप खर्चा भी कर रहे हैं, तो आपकी अब भी थोड़ा समय है, क्योंकि आज 3 तारीख है। अभी हमारे पास 12-13 दिन बचे हुए हैं। जिस भी साथी की अभी तक बैलेंस शीट 2022-23 की बैलेंस शीट नहीं बनी हो, आईटीआर सबमिट नहीं बनी हो, आप सबसे गुजारिश है कि आप अपनी बैलेंस शीट को जरूर कंप्लीट करके लाएं, आईटीआर जरूर सबमिट करके लाएं। अगर आपकी शायद, क्योंकि अगर आपकी आईटीआर और वो सबमिट नहीं कंप्लीट नहीं होगी ना, शायद फंडिंग एजेंसी आपका प्रपोजल सबमिट ना कर सके। मैं गारंटी नहीं कह रहा कि इस बात का हो जाए, मगर फिर भी शायद, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में कमी है। आपके पास प्रोविजनल है, एटीजी 12 है, उसकी कोई दिक्कत नहीं, मगर आपके डॉक्यूमेंट्स आईटीआर जरूर आपके पास होनी चाहिए। ये जैसे अभी बताया गया, एटीजी और 12 वालों को आईटीआर 7, आईटीआर जिनके पास एटीजी 12 नहीं है वो आईटीआर 5 करें। और अपनी बैलेंस शीट और उसमें, और सभी साथी सुन लें कि बैलेंस शीट जो आपकी हो उसमें आप सभी का यूडीआईएन नंबर जरूर होना चाहिए। देखिए यूडीआईएन नंबर नहीं होगा ना, क्योंकि अभी फंडिंग एजेंसी तो इस चीज को नोट नहीं करेगी। मगर जो आप एटीजी 12 को जब भी आप अपना रिन्यूअल कराने जाएंगे परमानेंट के लिए, तब आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आप ज्यादा से ज्यादा प्रपोजल, जैसे कुछ साथी अभी वो कह रहे थे, देखिए कितनी बड़ी एनजीओ से इंडेक्स फाइल जितना एक ही प्रपोजल बनेगा उनके पास, इतने डॉक्यूमेंट्स हैं। हमारे साथ बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं। देखिए जो जिन साथी का है, तो आप लोग के एक्सपीरियंस से फायदा उठाइए और आप अपना स्लॉट बुक कीजिए, टाइम से आइए, टाइम से सबमिशन कीजिए। और क्योंकि आने वाला जो समय है ना सर, हम पूरा वो है कि अब इलेक्शन ईयर है,
आज तो 5 स्टेटों के तो इलेक्शन खत्म हो गए, रिजल्ट भी आ गए। चलो वो किसी के पक्ष में रहे, क्योंकि चुनावी साल है सर। अभी देखना बहुत घोषणाएं होंगी, बहुत एनजीओस के लिए काम निकल रहा है, मगर बशर्ते लेने वाले नहीं है। हम लोग डॉक्यूमेंट्स पे ध्यान नहीं दे रहे। डॉक्यूमेंट्स पे हम ध्यान देंगे ना, तो शायद हमें बहुत अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट्स, क्योंकि महासंघ का आपका ये है कि महासंघ हर एनजीओस को, जितनी भी एनजीओस हैं, जितने भी इनके साथ प्रपोजल आए, हम ये चाहते हैं हर एनजीओस के पास कम से कम 5-5 प्रोजेक्ट तो हों। 5 नहीं तो 2 प्रोजेक्ट वो चलाए तो सही, कि भाई अब उसको ये ना लगे कि भई आप महासंघ से, उसके घर में ये हो रहा हो कि भई आप रोज़ाना महासंघ की मीटिंग में जुड़ते हैं, क्या फ़ायदा हुआ? आप उनको बता सकें कि 2 महीने बाद ये बता सकें, देखो महासंघ की मीटिंग से जुड़ने का ये फ़ायदा हुआ, मुझे प्रपोजल सबमिट हो गए। क्योंकि बहुत सी एनजीओ ने आज तक प्रपोजल सबमिट ही नहीं करे होंगे। जब तक आपने प्रपोजल सबमिट नहीं करे, तो आपको प्रोजेक्ट मिलेगा कहाँ से? आप जैसा भी आप अपना प्रोजेक्ट ज़रूर सबमिट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट सबमिट कीजिए। कम से कम हर एनजीओ वाला कम से कम 2, सर ने जैसे बताया यादव जी ने, 3-3 प्रोजेक्ट। अरे आप 3-3 प्रोजेक्ट सबमिट कीजिए ना, भाई कहीं तो कोई चांस मिलेगा। अब आप आ तो रहे हैं, बस उसमें फोटोस्टेट का ही तो खर्चा पड़ेगा एडिशनल, और तो कुछ नहीं। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने सेक्टर को, अपनी एनजीओज़ को बढ़ाइए। आप विमेन एम्पावरमेंट में काम करें, एनवायरनमेंट में भी करिए, एजुकेशन में भी करिए, एजुकेशन में कर रहे हो, हेल्थ में भी करें। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट सबमिट करेंगे ना, तो हमारे लिए और भी चांस रहेगा कि भई हमने जहाँ अप्रूव, हम सोच रहे हैं भई हम वीमेन एम्पावरमेंट पे ही करेंगे। भई हम दूसरे सेक्टर में भी तो काम करना शुरू करें ना। भले ठीक है एक्सपीरियंस नहीं है, लगाएँ, क्या पता हम ऊपर वाले के उससे और हमारी किस्मत तेज निकल जाए और हमारा प्रोजेक्ट सैंक्शन हो जाए। पर प्रयास करना पड़ेगा। जब आप दिल्ली आ रहे हैं, तो एक ना करके ना 3-3 प्रोजेक्ट लगाएँ, सभी संस्थाएँ 3-3 प्रोजेक्ट लगाएँ। आप अपने पैसा भी खर्च कर रहे हैं, समय भी खर्च करेंगे, और आने वाले उसको, अभी सर से मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा कि हमारे जो अधिवेशन है जनवरी में, उसके बारे में थोड़ा सा लोगों को बताएं कि हमारा जो अधिवेशन है, वो सभी संस्था, देखिए ये जो है ये कार्यक्रम तो उसके लिए है कि जो एफिलिएटेड एनजीओस हैं, और वो जो हमारा आगामी अधिवेशन होने जा रहा है 13-14 में जनवरी में, उसमें सभी के लिए, नहीं और वो सर, निःशुल्क है। सर संबद्ध संस्थाओं के लिए है वो। संबद्ध संस्थाओं के लिए, हाँ सर, ये वाला सबके लिए है। ये वाला सबके लिए था, वो संबद्ध संस्थाओं के लिए है सर, जी। वो तो है, उल्टा वो हो गया, वो संबद्ध संस्थाओं के लिए है। तो उसके लिए भी कम से कम आप लोग अभी 1 महीने पहले वहाँ की भी तैयारी कर लें, क्योंकि सर रिजर्वेशन वगैरह में दिक्कत हो जाती है ना। क्योंकि जो दूर से हमारे साउथ से लोग आएँगे, कि उनको आने-जाने में अपना शेड्यूल कर लें, क्योंकि किसी के घर में कोई शादी हो, तो वो पहले ही अपना अरेंजमेंट करके कि भई हमने महासंघ के उस कार्यक्रम में पहुँचना है। देखिए, जितना आप इससे का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाएँगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रपोज़ल लगेंगे, हमें भी अच्छा लगेगा कि आप लोगों की हेल्प करने के लिए। क्योंकि महासंघ आपका है, हमारा कुछ नहीं है। हम बस या सर की मेहनत है, और जितना ज़्यादा आप इसमें आप अपना पार्टिसिपेट करेंगे, उतना ज़्यादा बेनिफिट ले पाएँगे। सभी साथियों को बहुत-बहुत धन्यवाद। ओवर टू यादव जी। शुभ थैंक यू रात्रि। सर, थैंक्स अ लॉट। मैं एक बार फिर से इंटीमेट करना चाहूंगा, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की संबद्ध संस्थाएं इस मौके से बिल्कुल मत चूकिएगा। हमारा पूरा प्रयास है कि हमारी जितनी भी संबद्ध सक्रिय संस्थाएं हैं, वो आवेदन ज़्यादा से ज़्यादा करें, और हमारा पूरा प्रयास रहेगा महासंघ के रेफरेंस लेटर के माध्यम से और सब चीज़ों के माध्यम से कि हम पूरा जैक पैक लगा सकें उनके लिए, कि उनको, अगर वो सक्रिय हैं, अपने क्षेत्र के अंदर अच्छा काम कर रहे हैं, विद द गिवन एविडेंसेस एंड द प्रूफ्स ऑफ द वर्क डन बाय द ऑर्गेनाइजेशन, हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जो सक्रिय संस्थाएं हैं उनको कोई ना कोई लाभ जरूर मिल सके, कोई प्रोजेक्ट उनके जरूर पास हो सके। तो जितनी भी हमारी सक्रिय संबद्ध संस्थाएं हैं, संबद्ध संस्थाएं तो सभी बिल्कुल इस मौके से चूकना ही नहीं है, ज्यादा से ज्यादा फाइलिंग करनी है। एक भी संस्था राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की संबद्ध संस्थाओं में से ना रह जाए। और ध्यान रखिएगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 1/3 स्लॉट्स आल ऑलरेडी बुक्ड। हमें स्लॉट्स बढ़ाने पड़ गए हैं, हमें सीट्स बढ़ानी पड़ गई, हमें काउंटर्स बढ़ाने पड़े हैं, लेकिन उनकी भी एक लिमिट होगी, क्योंकि जगह हमारे पास सुनिश्चित है। तो जगह के हिसाब से अगर स्लॉट्स नहीं बढ़े, काउंटर्स नहीं बढ़े, तो जल्द ही रजिस्ट्रेशन लाइन, मुझे लग रहा है कि कल अगर ये वीडियो पब्लिक हो जाएगी तो शायद परसों तक सभी के सभी स्लॉट्स भी बुक हो चुके होंगे। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी अपने स्लॉट्स पहले से आप बुक करा लीजिएगा, क्योंकि कोई चार्ज नहीं लग रहा है आपका। ठीक है, आपके स्लॉट्स बुक करवा लीजिएगा, अपॉइंटमेंट शेड्यूल्स बुक कर लीजिएगा। अपॉइंटमेंट के लिए हमेशा आप वर्किंग आवर्स में फोन करें, 9 to 6। कोशिश कीजिएगा स्लॉट्स के लिए, जब आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाते हैं, उसके लिए आप
वर्किंग आवर्स का यूज करेंगे। ठीक है जी। संबद्ध संस्थाएं, फिर से ध्यान दें, ज्यादा से ज्यादा संस्थाएं, हमारी सक्रिय संस्थाएं, संबद्ध संस्थाएं आवेदन अपना प्रस्तुत करें और अपना रेफरेंस लेटर जरूर से जरूर प्राप्त कर लें। वो ही आपकी एक पहचान होगी फंडिंग एजेंसी के पास जब आपकी फाइल जाती है तो। ठीक है जी। तो सभी साथियों को, सभी आवेदक संस्थाओं को अग्रिम शुभकामनाएं। और आप सभी लोगों ने अपने अपने स्लॉट्स बुक कर लिए हो, क्योंकि यहाँ मैं जितने नामों को जान पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, उनमें से ऑलमोस्ट लगभग सभी के जो है 70% संस्थाओं ने अपने अपने स्लॉट्स बुक किए हुए हैं। कुछ 30% मुझे यहाँ पर साथी अपने नए भी दिखाई दिए, कुछ पुराने साथी भी है, लेकिन उनके स्लॉट्स अभी बुक नहीं है। तो अगर आप भी जो है इस 17-18 दिसंबर के जो है इस कैंप के अंदर आने का प्लान कर रहे हैं, तो अपने अपने स्लॉट्स बुक कर लीजिएगा। संबद्ध संस्थाएं, ध्यान रखिएगा, आपको 13 और 14 जनवरी को राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के अधिवेशन के अंदर भी पहुंचना है। 2 दिन का रेजिडेंशियल कार्यक्रम, सिंगल डे रेजिडेंशियल कार्यक्रम 13 और 14 जनवरी, और बहुत शानदार रंगारंग कार्यक्रमों के साथ ये आयोजन सफल किया जाएगा। बहुत सारी चीजें रहेंगी, अवार्ड, सर्टिफिकेशंस, आपका जो है आपका सोशल हीरो अवार्ड से सम्मानित होना, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की नई कार्यकारिणी का गठन होना, राज्य कार्यकारिणी का गठन किया जाना, कुछ नए प्रस्ताव पारित किया जाना। राइट। तो बहुत सारे काम, बहुत सारे फैसले हम और आप सबको मिलकर साथ लेने हैं। तो सभी संबद्ध संस्थाओं से भी आग्रह है कि वो अपने आगामी अधिवेशन 13 तारीख के लिए अपनी टिकट्स अभी से बुक कर लीजिएगा। 13-14 में अधिवेशन सर बहादुरगढ़ में ही होगा। ग्रुप में एक्टिव रहा करें, संबद्ध संस्थाएं जगते रहा करो, सोते रहते हो 24 घंटे। कई बार इंफॉर्मेशन भेज दी गई है। हाउ टू बुक स्लॉट्स, सर ऑलरेडी बुक स्लॉट्स के लिए बार बार बता चुका हूं। आपको वर्किंग आवर्स में कॉल के माध्यम से अपना अपॉइंटमेंट स्लॉट बुक कर लेना है। राइट। वर्किंग आवर्स में कार्यक्रम के लिए ये जो कैंप है, इसके लिए अपना स्लॉट आप बुक कर सकते हैं। ऑलरेडी आपको यहाँ प्रेजेंटेशन में भी बताया गया था। राइट। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, जिन जिन साथियों को फिर भी अभी भी सवाल है कि कैसे हम अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल बुक करें, उनके साथ मैंने अपनी स्क्रीन को शेयर कर दिया है। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाउ टू बुक योर अपॉइंटमेंट स्लॉट, आप अपना अपॉइंटमेंट स्लॉट कैसे बुक करेंगे, स्क्रीन पर आपके अवेलेबल है। जल्दी से आप जो है मेंशन कर सकते हैं। 13-14 जनवरी के कार्यक्रम में सिर्फ और सिर्फ संबद्ध संस्थाएं ही एप्लीकेबल हैं। ध्यान दीजिएगा, 13 और 14 जनवरी को सिर्फ और सिर्फ संबद्ध संस्थाएं ही आएंगी सर। अन्य किसी भी संस्था की परमिशन नहीं है, वो सिर्फ संबद्ध संस्थाओं का कार्यक्रम है। राजेश दुबे जी, आपका बार बार सवाल था स्लॉट्स कैसे बुक होगा। स्क्रीन पर चेक कर लीजिए आपकी अपॉइंटमेंट स्लॉट्स में। राइट। प्रभाकर कामले जी, स्लॉट्स कैसे बुक होगा, चेक कर लीजिए सर स्क्रीन पर आपके। 13 और 14 जनवरी को सिर्फ और सिर्फ संबद्ध संस्थाएं एप्लीकेबल होंगी, उसके लिए हम बाद में बात करें कभी। ये फिलहाल जो वर्कशॉप है, ये जो आज की जो मीटिंग है, वो सिर्फ अभी 17 और 18 जनवरी के बारे में, 17 और 18 दिसंबर के बारे में है। ठीक है जी। इन सब चीजों को सर प्लीज मिक्स मत कीजिए। दादा मैं इसलिए बीच में उसको डाल नहीं रहा था, पता है। कोई नहीं सर, थोड़ा सा रिमाइंड कराना है उनको, और कुछ नहीं। आज हम जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ 17 और 18 दिसंबर में होने वाली CSR ग्रांट प्रपोजल मीट के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस कैंप के बारे में हम बात कर रहे हैं। राइट। देश भर से संस्थाएं आमंत्रित हैं। सभी संस्थाएं यहाँ पर जो है अपने प्रपोजल्स आप लगा सकती हैं, चाहे संबद्ध संस्थाएं हों अथवा गैर संबद्ध संस्थाएं, सभी संस्थाएं अपने प्रपोजल यहाँ सबमिट कर सकती हैं। किसी के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ऑल ओवर इंडिया से सभी संस्थाएं अपने प्रपोजल सबमिट कर सकेंगी, किसी के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। आई थिंक सो आज की जानकारी आपको बड़ी ही क्लियर होगी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में अपने अपने ग्रांट प्रपोजल एप्लीकेशंस को जरूर से जरूर सबमिट करेंगे। मिलते हैं आप सभी लोगों से अपने कैंप के दौरान, यानी कि 17 और 18 दिसंबर को बहादुरगढ़ में। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस इंफॉर्मेशन को भी आप अपने सर्कल के अंदर जितनी भी संबद्ध संस्थाएं हैं अथवा गैर संबद्ध संस्थाएं, जिनको लगता है कि यादव जी के माध्यम से उनको, महासंघ के माध्यम से उनको, एनजीओ ग्रुप प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनको जानकारियां बहुत अच्छी मिलती हैं, आप सभी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस बात की इंफॉर्मेशन जो है पब्लिश हो जानी चाहिए, सर्कुलेट हो जानी चाहिए। प्लीज, ये मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है।
क्योंकि अगर आपके माध्यम से किसी संस्था को जानकारी मिलती है और उसका प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है, तो यकीन मानिए आपने राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का मेंबर होने का सही फर्ज निभाया है, क्योंकि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ आपका अपना परिवार है और इस परिवार की एक ध्येय, एक टारगेट, एक मिशन है सभी संस्थाओं को साथ लेकर आगे बढ़ना। तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, आज कल मॉर्निंग में फिर से एक सर्कुलर आपके बीच जारी कर दिया जाएगा। इस 17-18 वाले कार्यक्रम का ऑलरेडी आपके ग्रुपों में किया जा चुका है, इसको आप ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेट जरूर कर दीजिएगा प्लीज, ये मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है। थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू, हैव ए ग्रेट डे एंड एडवांस विशेस टू ऑल ऑफ यू। और उम्मीद करता हूं कि इस साल आप लोग कुछ ना कुछ अचीव जरूर करें। थैंक्स अ लॉट, हैव ए ग्रेट डे, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। वाग एजुकेशन फाउंडेशन, अगर आप अवेलेबल हैं, यस सर। आपके 100 एप्लीकेशन तो सर सबमिट हो गए हैं, बाकी मैंने 500 का डाटा और दिया आपको। हाँ दादा, वो कुरियर तो हो गया है दादा। अभी नेक्स्ट अभी मेल्स के माध्यम से नहीं नहीं नहीं, 100 का कोरियर हो गया आपका। हाँ दादा। जब आपने 100 का कोरियर किया था तो आपको गिफ्ट के रूप में 500 एजेंसीज का डाटा और दिया गया था। हाँ यस दादा, यस दादा। उसको कब कोरियर करेंगे? दादा अभी ये इसका ये अभी प्रपोजल है बहाना सीएसआर नहीं, फंडिंग का। बहाना नहीं, नहीं नहीं बहाना नहीं, नहीं। बहाना नहीं दादा, शुरू कर चुका हूँ। आने वाले 7 दिनों के अंदर 10 ओके दादा। तारीख तक इन 500 कंपनियों के पास आपके लेटर ओके। पहुंच जाने चाहिए, ओके कंसेप्ट दादा, ऑफ श्योर। एप्लीकेशन। ओके, श्योर श्योर। जिन जिन साथियों ने सबमिट कर दिए, क्योंकि मेरे पास अभी तक ग्रुप के हिसाब से मेरे पास सिर्फ एक संस्था का नाम है जिन्होंने अपनी स्लिप्स जो हैं हमें व्हाट्सअप कर दी हैं। बाकी राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की सभी संस्थाओं से मेरा फिर आग्रह है, फिर एक जनरल रिमाइंडर है कि आपके ग्रांट प्रपोजल एप्लीकेशन, बहुत सारी संस्थाओं ने अपने लेटर्स रेडी करवा लिए थे, कहाँ गई वो सारी सारी संस्थाएं? हैं यहाँ पर कोई साथी अवेलेबल जिन्होंने अपने लेटर हेड, वो सॉरी, एनवलप तक प्रिंट करवा रखे थे? कहाँ गए बाकी वो लोग, कहाँ है भाई? क्या दिक्कत है? ग्रुप के अंदर आपको अपनी डाक वाली जो स्लिप है वो व्हाट्सअप करके बतानी है। अगर आप सूचित नहीं करेंगे और हमारे पास अगर कोई रिकमेंडेशन आती है तो हम स्पष्ट मना कर देंगे। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के पास कोई रिकमेंडेशन कंफर्मेशन कॉल आती है तो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ इस स्थिति में मना करेगा, अगर आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ को सूचित नहीं कर रहे हैं तो। अगर आपने ग्रांट एप्लीकेशन सबमिट की है, आपने अपने कंसेप्ट नोट एप्लीकेशन सबमिट किए हैं, तो सीसी बनाइए। दीपक पुरी जी, सर देखिए, ऑलरेडी क्लास लगातार हमने 10 दिन दी हैं, अब अप्रूवल का कोई समय नहीं है सर, आप देर मत कीजिए, लेट होते जा रहे हैं, लेट होते जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। आप जल्दी से जल्दी अपनी डाक निकालिए, कम से कम 500 एप्लीकेशन हर एक संस्था मुझे बता सके कि सर हमने इस साल 500 आवेदन किए हैं, अगली साल कम से कम 5-5 प्रोजेक्ट होने चाहिए आपके पास। अच्छा बुरा सही गलत कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? हालांकि गलती गुंजाइश मत छोड़िएगा, आपको सिखाया गया है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, सभी को शुभ रात्रि।